Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing great and you are fine. So, in today's video, we are going to start another topic which is approaches to study politics. ठीक है, we have studied the concept of politics. ठीक है, उसके बाद political science का concept हम पढ़ चुके हैं, politics का, state का, all the major things that had to be covered before studying this topic are covered in my channel. Okay, so you can watch those also. तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिक्स. ठीक है, तो पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए क्या क्या अप्रोच रहती है लोगों की. ठीक है, मतलब क्या क्या तरीके रहते हैं. अब अप्रोच का क्या मतलब है. अप्रोच इज बेसिकली, अगर आप उसको सर्च करोगे, अप्रोच का क्या मतलब होता है कि कहीं तक की आपकी पहुंच क्या है. ठीक है, मतलब कि आप किस तरीके से कहीं तक पहुंचना चाहते हो, आपका रास्ता क्या है वहां तक पहुंचने का. इट इज बेसिकली अ अप्रोच. ओके, तो अब सुनने में ये अप्रोच मेथड जैसा नहीं लग रहा है कि अप्रोच मतलब कि मेथड ही हो गया कि कहीं तक पहुंचने का तरीका. इट इज सिमिलर टू अ मेथड, है ना. तो वही चीज, वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच. ठीक है, कि क्या डिफरेंस है एक मेथड में और एक अप्रोच में. अगर दोनों का मतलब सेम ही होता है तो हम तो इसको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते थे ना. बट अप्रोच अलग चीज है, मेथड अलग चीज है. अब इसमें डिफरेंस क्या है वही हम सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे. तो देखो, मेथड क्या होता है. मेथड इज बेसिकली प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी. ठीक है, आपको कोई चीज को इंक्वायर करना है, उसके लिए आपका क्या प्रोसीजर रहने वाला है. ठीक है, क्या मेथड, क्या तरीका रहने वाला है आपका किसी चीज को इंक्वायर करने का, उसको हम मेथड बोलते हैं. राइट. ठीक है, by which reliable knowledge can be obtained and reliable conclusions can be drawn. ठीक है, तो अब आप इंक्वायर क्यों करोगे. ऑफ कोर्स आपको कोई नॉलेज गेन करनी है या फिर आपको कोई कंक्लूजन निकालना है किसी चीज का, तो इसीलिए आप इंक्वायर कर रहे हो. तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज मेथड. ठीक है, उसके बाद हम अब अप्रोच को अगर हम देखें तो अप्रोच एक वाइडर टर्म है. ठीक है, इसमें प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी तो है कि क्या हमारा प्रोसेस क्या है वो तो है. ठीक है, विच इज हाउ टू इंक्वायर. ठीक है, कि कैसे इंक्वायर करना है वो तो इसमें इंक्लूडेड है. बट इट ऑल्सो फोकसेस ऑन स्टडी कि हम क्या इंक्वायर करने वाले हैं, व्हाट टू इंक्वायर, है ना. कि हमें क्या चीज को इंक्वायर करना है वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है कि हमारी अप्रोच किस चीज को लेके रहेगी. मतलब पॉलिटिक्स को पढ़ने के ना, आप पॉलिटिक्स का कोई भी एक स्फेयर पकड़ के उसको समझ सकते हो. तो आप पॉलिटिक्स का कौन सा एक कंपोनेंट पकड़ के पॉलिटिक्स समझने वाले हो वो चीज भी आप अप्रोच पे ही डिसाइड करते हो. ठीक है, कि आप पॉलिटिक्स को एज अ गेम पढ़ोगे या आप पॉलिटिक्स को एज अ स्टडी पढ़ना चाहते हो या आप पॉलिटिक्स को एज अ होल कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो, या फिर मतलब बहुत सारे तरीके हैं पॉलिटिक्स को समझने के. पॉलिटिक्स की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फेसेस हैं. तो आप कौन से फेस को एनालाइज करोगे, कौन से फेस को समझने वाले हो, और हर जगह से आपको पॉलिटिक्स का डिफरेंट कंसेप्ट समझने को मिलेगा. तो अप्रोच हमें ये तो समझाती ही है कि क्या क्या इंक्वायर करना है और साथ साथ में कैसे इंक्वायर करना है वो भी हमें अप्रोच में पता चलता है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है एक मेथड में और एक अप्रोच में. कि मेथड में हम सिर्फ हाउ टू इंक्वायर पे फोकस करते हैं, बट अप्रोच में हम व्हाट टू इंक्वायर पे भी फोकस करते हैं. कि आपको आगे जाके समझ आएगा कि व्हाट टू इंक्वायर मतलब कि क्या है. आगे आपको पता चलेगा कि हम इंक्वायर कभी हम कंटेम्प्रेरी जो अप्रोचेस हैं उसमें हम साइंटिफिक वे को इंक्वायर कर रहे हैं. उसके बाद अगर आप ट्रेडिशनल पढ़ोगे उसमें आप ट्रेडिशनल वैल्यूज को लेके इंक्वायर कर रहे हो. तो डिफरेंट डिफरेंट इनमें बहुत सारा डिफरेंस है. तो ये चीजें आप आगे जब अप्रोचेस पढ़ोगे आपको समझ में आएगा. ठीक है, अब हम यहाँ पे एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि डाइक ने दी है. इन ब्रीफ अप्रोचेस कंसिस्ट ऑफ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग प्रॉब्लम्स एंड रेलिवेंट डाटा, वेयरएज मेथड्स आर प्रोसीजर्स फॉर गेटिंग एंड यूटिलाइजिंग डाटा. ठीक है, तो अप्रोचेस में हमें क्या है कि जो क्राइटेरिया है फॉर सिलेक्टिंग प्रॉब्लम्स, हमें प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट भी करना है वहां पर.
ठीक है, कि कौन सी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करके पॉलिटिक्स पढ़नी है या फिर रेलिवेंट डाटा हमें कौन सा चाहिए। ठीक है, लेकिन मेथड में क्या होता है, हम सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करते हैं कि क्या प्रोसीजर हमारा रहने वाला है। ठीक है, कोई एक डाटा को यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, तो अप्रोच वेडेड टू अ पर्टिकुलर मेथड। ठीक है, जब हम किसी चीज को अप्रोच करते हैं तो अप्रोच एक पर्टिकुलर मेथड पे ही चलती है। ठीक है, लेकिन जो मेथड है वो कोई एक पर्टिकुलर अप्रोच को लेके नहीं चलता। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो अप्रोच का कंसेप्ट है वो वाइडर है मेथड से। मेथड, द कंसेप्ट ऑफ मेथड इज स्मॉलर देन अ अप्रोच। ये चीज हमें यहाँ से समझ में आती है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि एक बिहेवियरल अप्रोच अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें आप साइंटिफिक मेथड यूज करोगे। ठीक है, और अगर आप नॉर्मेटिव अप्रोच पढ़ रहे हो तो इसमें आप फिलोसफिकल मेथड यूज करोगे। ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच में आप साइंटिफिक तरीके से एनालाइजेशन करते हो और नॉर्मेटिव में यू गो टू द फिलोसफिकल साइड। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको साइंटिफिक मेथड से करना है तो आपको बिहेवियरल अप्रोच में ही को ही यूज करके आप साइंटिफिक मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, साइंटिफिक मेथड आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हो ना। यू कैन यूज इट इन साइंस, इन लेबोरेटरीज, यू कैन यूज इट इन प्रैक्टिकल वे, यू कैन यूज इट इन थ्योरेटिकल वे, अलग अलग तरीकों से। तो इसमें आपको सिर्फ साइंटिफिक मेथड सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर को यूज करने में नहीं यूज होता है, वो और भी बहुत सारी चीजों को समझने में यूज हो सकता है। बट अगर आपको बिहेवियरल अप्रोच समझनी है देन यू कैन यूज ओनली साइंटिफिक मेथड, इसका और कोई रास्ता नहीं है। इट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली दिस मेथड। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। उसी तरीके से जो नॉर्मेटिव अप्रोच है ना, उसको समझने के लिए आपको फिलोसफिकल मेथड ही यूज करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। लेकिन अगर आप फिलोसफिकल मेथड यूज कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि फिलोसफिकल मेथड यूज करके आप सिर्फ नॉर्मेटिव अप्रोच ही को अप्रोच कर सकते हो। यू कैन यूज फिलोसफिकल मेथड इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कंसेप्ट, और भी बहुत सारे कंसेप्ट। फिलोसफी सिर्फ नॉर्मेटिव अप्रोच पे नहीं फोकस करती है, फिलोसफी आप कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट मैटर में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारी अप्रोच है ये मेथड पे डिपेंडेंट होती है, बट हमारा मेथड जरूरी नहीं है कि एक ही अप्रोच के लिए यूज होता हो। ये चीज है यहाँ पर। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल एंड कंटेम्परेरी अप्रोचेस। ठीक है, ट्रेडिशनल और कंटेम्परेरी अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक जो अप्रोचेस बहुत ज़्यादा रेलिवेंट थी, पॉलिटिक्स को पढ़ने में जो अप्रोचेस ज़्यादा यूज होती थी या फिर जिनको ज़्यादा महान माना जाता था, वो कौन सी थी, ट्रेडिशनल अप्रोचेस। ठीक है, इसीलिए इस टाइम पीरियड की हमें बहुत सारी फिलोसफीज भी मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं वो उसमें फिलोसफिकल अप्रोच या फिलोसफिकल मेथड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इसीलिए हमें यहाँ पर बहुत सारी फिलोसफीज देखने को मिलती है। ठीक है, और जो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब जो ट्रेडिशनल स्टडी है ना अप्रोचेस की, ट्रेडिशनल मतलब कि थोड़ी सी पुरानी स्टडी है ना, पुरानी वाली। और कंटेम्परेरी का मतलब होता है जो कि अभी न्यू ही इन्वॉल्व हुई है या फिर अभी जो चल रही है इन द मीन टाइम इन द सेम पीरियड, वो वाली अप्रोचेस। तो हमारी जो ट्रेडिशनल स्टडी है पॉलिटिक्स की, वो किन किन चीज़ों ने डोमिनेट की है। इट इज डोमिनेटेड बाय फिलोसफी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हमें बहुत सारी फिलोसफीज हमारे पास है ट्रेडिशनल टाइम की। उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री, लॉ और इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजें डोमिनेट करती हैं ट्रेडिशनल स्टडी को। ठीक है, जब आप ट्रेडिशनल अप्रोचेस पढ़ोगे ना, उसमें या तो आपको कोई फिलोसफी मिलेगी या तो आपको कोई हिस्ट्री का एविडेंस मिलेगा कि हिस्ट्री की एग्जाम्पल देके किसी ने समझाया है, या फिर आपको लॉज मिलेंगे वहां पढ़ने के लिए, या फिर इंस्टीट्यूशंस के बारे में मिलेगा कि डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ से ही फिर जो हमारी अप्रोचेस है वो निकल कर आती है, जैसे फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ये चार जो अप्रोचेस हैं दे आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोचेस। ठीक है, और उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस हैं उसमें उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, चीजों को, ठीक है, इन अ साइंटिफिक वे।
यहाँ पर आप फिलोसफी यूज नहीं करते, यहाँ पर आप हिस्ट्री या ये सब चीजें आप कम यूज करके यू गो टू द साइंटिफिक वे। ये किस पे फोकस करता है, फिनोमिना ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, दैट इसका फिनोमिना क्या है, इसको ज्यादा डीप में समझने की कोशिश करता है, ठीक है, इन अ प्रैक्टिकल वे। A process is manifested in the behavior of different actors in political situation। तो इसको हम behavioral approach भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना हम behavior पे ज्यादा फोकस करते हैं of different actors। different actors कौन, जैसे वोटर्स होते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, स्टेट होती है, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स हैं पॉलिटिक्स के। तो इनके आप इनका बिहेवियर समझते हो कि किसका कैसा बिहेवियर होता है, ठीक है। कोई बोलेगा कि ह्यूमंस का कैसा बिहेवियर होता है कि वो रूड होते हैं या फिर वो सेल्फिश होते हैं, और कोई बोलेगा कि नहीं वो सेल्फिश नहीं होते हैं, दे आर काइंड हार्टेड, दे आर यूनाइटेड, दे हैव सेम एम्बिशंस, दिस एंड दैट, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर पे बात करते हैं, ठीक है। एक पॉलिटिकल सिचुएशन में डिफरेंट एक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे डील करते हैं उन चीजों के साथ, वो चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, हमारी कंटेम्परेरी अप्रोचेस में हम ये चीज समझते हैं, ओके। तो इसमें हम साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद हम बिहेवियर अप्रोच इज टिपिकली कंटेम्परेरी अप्रोच, ठीक है। तो जब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, लोगों का बिहेवियर ना, एक्टर्स का बिहेवियर। तो यहाँ पर जब बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, बिहेवियरल अप्रोच। तो यहाँ पर कौन कौन सी अप्रोचेस थी, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल, और यहाँ पर कौन सी अप्रोच है, बिहेवियरल, और एक पोस्ट बिहेवियरल भी आएगी, वो हम इसके आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब यहाँ पर हम एम्पिरिकल और नॉर्मेटिव अप्रोचेस के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने ये बेसिकली यहाँ पर जो हम ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी पढ़ रहे हैं ना, तो ये एम्पिरिकल एंड नॉर्मेटिव भी यही है। जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं वो बेसिकली नॉर्म्स पे बेस्ड है ना, तो इसीलिए ये नॉर्मेटिव भी कहलाती हैं। और जो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस हैं हमारी, ये बेसिकली साइंस पे बेस्ड है, तो इसीलिए ये यहाँ पर एम्पिरिकल भी कहलाती हैं। बट इसमें भी कुछ डिफरेंस है, मतलब कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह आप अगर उसको इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हो तो मतलब कि वो सेम ही मीनिंग क्रिएट करेगा। नो, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि एम्पिरिकल और नॉर्मेटिव में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर it does not coincides, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमें समझने को मिलता है कि जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा जो ट्रेडिशनल है और जो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस है ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग है ना। इसका टाइम पीरियड अलग था, इसका टाइम पीरियड अलग था, एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ रिजेंबल बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। आपको कंटेम्प्रेरी में ट्रेडिशनल कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ट्रेडिशनल में आपको कंटेम्प्रेरी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप एम्पिरिकल पढ़ते हो, जब आप एम्पिरिकल अप्रोचेस पढ़ रहे हो, मतलब कंटेम्प्रेरी वाली अप्रोचेस, वहां पर आपको नॉर्मेटिव अप्रोचेस के भी कुछ साइंस देखने को मिलेंगे। और जब आप नॉर्मेटिव अप्रोचेस पढ़ते हो वहां पर आपको एम्पिरिकल अप्रोचेस के भी कुछ साइंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ना टाइम डिवीजन है। ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस एक टाइम डिवीजन पे बेस्ड है कि ट्रेडिशनल कौन सी वाली मानी जाती है, जो थोड़ी पुरानी थी, कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वाली ट्रेडिशनल थी, और कंटेम्प्रेरी मतलब कि जो अभी न्यूली इवॉल्व हुई हैं, तो वो कंटेम्प्रेरी। ये बेसिकली टाइम डिवीजन पे बेस्ड है ना। और ये किस पे बेस्ड है, ये आइडियोलॉजी पे बेस्ड है कि जो ट्रेडिशनल थी वहां पे डोमिनेंट आइडियोलॉजी जो थी वो नॉर्मेटिव थी, बट यू कांट से कि ओनली नॉर्मेटिव थी। समझ रहे हो ये चीज आप, कि आप ये बोल सकते हो कि ज्यादातर लोग नॉर्मेटिव पे फोकस कर रहे थे, बट यू कांट से कि वो सिर्फ नॉर्मेटिव पे फोकस कर रहे थे। कुछ कुछ बीच में आपको एम्पिरिकल साइंस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बहुत कम थे। और जो हमारा कंटेम्परेरी था वहां पर एम्पिरिकल अप्रोच ने डोमिनेट किया, ऑफ कोर्स किया, लेकिन वहां पर हमें नॉर्मेटिव के भी कुछ साइंस देखने को मिलते हैं। या फिर पोस्ट बिहेवियरल में तो दोनों का
दोनों को कोलाइड करने की बात की है ना। बिहेवियरल में जब उनको लगा कि ज्यादा साइंटिफिक हो गया, देन पोस्ट बिहेवियरल में उन्होंने क्या बात की कि नॉर्म्स को भी इंक्लूड करो, उन्होंने खुद इंक्लूड किया। तो यहाँ पर आप कैसे बोल सकते हो कि जो कंटेम्प्रेरी है वो सिर्फ और सिर्फ एम्पेरिकल है? यू कांट से दिस, है ना। यू कैन से कि एम्पेरिकली डोमिनेटेड है, बट यू कांट से कि सिर्फ एम्पेरिकल है। अब मैंने इसी चीज में आपको सब कुछ समझा दिया है बेसिकली। अब हम जस्ट रीड आउट गो थ्रू कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, आपको खुद ही सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट डज नॉट कोइंसाइड्स, ठीक है। सम फीचर्स ऑफ एम्पेरिकल एज वेल एज नॉर्मेटिव फाउंड इन बोथ, ठीक है, दोनों आपको फीचर्स एक दूसरे में देखने को मिलेंगे। अब ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है? जैसे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी में एरिस्टोटल एनालिसिस ऑफ कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, ये किसको डिक्टेट कर रहा है? ये यहाँ पर एम्पेरिकल स्टडी को डिक्टेट कर रहा है ये ट्रेडिशनल। देखो ट्रेडिशनल हमने क्या बोला, ट्रेडिशनल नॉर्म्स पे बेस्ड है, ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव होती है, लेकिन जो एरिस्टोटल ने एनालिसिस किया है कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन का, अब यहाँ पे कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन आ रहा है, तो ये एम्पेरिकल की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने जो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी है, ये भी यहाँ पे एम्पेरिकल दिखा रहा है। जो मार्क्स का हम पढ़ते हैं वहां पर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स जो हो रही है ना, जो रिच है, वो एम्पेरिकल कंटेंट या ये चीज क्या है, एम्पेरिकल कंटेंट को डिक्टेट कर रही है यहाँ पर। और अगर आप कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी की कुछ एग्जांपल्स देखो, यहाँ पर कार्ल पेपर है, ठीक है, जिन्होंने एक चेंज लाने की बात की। इसके बाद F.A. हाइकर, इन्होंने जो लिबरलिज्म था उसको डिफेंस किया, है ना। उसके बाद जो C.B. मैकफर्सन है, इन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम का कंसेप्ट दिया। तो ये सारी आप देखो, ये थ्योरीज, ये काइंड ऑफ थ्योरीज या काइंड ऑफ फिलोसफीज, है ना, वो सब हमें देखने को मिल रहा है कि ये अपनी थ्योरीज दे रहे हैं, अपनी फिलोसफीज दे रहे हैं। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, देखो ये तो सीधी सीधी थ्योरी है। तो ये सब चीजें यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्या दिखा रही हैं कि ये एम्पेरिकल तो है, लेकिन यहाँ पर हमें नॉर्म्स भी देखने को मिल रहे हैं, या वैल्यूज, है ना, या कंसेप्ट्स, ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमें नॉर्मेटिव में भी, हमें ट्रेडिशनल में भी थोड़े बहुत साइंस एम्पेरिकल के दिखते हैं, और हमें कंटेम्परेरी में थोड़े बहुत साइंस नॉर्मेटिव के दिखते हैं, ठीक है। एम्पेरिकल ज्यादा किस पे फोकस करता है? फैक्ट्स पे, ऑब्जर्वेशन थ्रू सेंस एक्सपीरियंस, मतलब अपनी सेंसेस को यूज करके, ठीक है। उसके बाद कंसर्न्ड विद इज, व्हाट इज एंड व्हाट कैन बी वेरीफाइड एंड फॉल्सिफाइड, किसी को आप गलत प्रूफ कर सकते हो या किसी को आप वेरीफाई कर सकते हो, उन चीजों पे ये फोकस करता है। एंड नॉर्मेटिव का अगर आप देखो तो वो वैल्यूज पे फोकस करते हैं, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, ये सब चीजों पे नॉर्मेटिव फोकस करती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट देखने को मिलता है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। अब ये क्या चीज है? इंट्रिंसिक वैल्यू इज बेसिकली जहां पर क्या होता है कि समथिंग इज डिजायर्ड, aimed at or commenced purely for its own sake, ठीक है, rather than as a means to anything else, ठीक है, जो कि खुद में ही एंड होता है अपने आप का। फॉर एग्जाम्पल जो सच है, जो अच्छी चीज है, जो सुंदर चीज है, ठीक है। तो आप जब इंट्रिंसिक वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि अपने आप में ही फिनिश्ड हैं, ठीक है। अगर किसी इंसान में ऑनेस्टी है तो ये अपने आप में ही खत्म है ना, वो ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट होने की वजह से उसको कोई और, अगर आप बोलो कोई ऑनेस्ट होने वाली क्वालिटी से उसकी कोई और क्वालिटी को फर्क पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू समझ लेते हैं, फिर आपको इंट्रिंसिक समझ आ जाएगी। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या होती है? जहां पर कि आपको एक ऐसी वैल्यू जो कि दूसरी वैल्यू को सर्व करती है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज खुद में फिनिश्ड नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज को आप जब यूज करके उनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करोगे, देन दे विल बिकम यूजेबल, ठीक है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है? एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है कि वो
किसी और चीज के काम आ रही है ना। इसमें आप जैसे मान लो पोटैटोज हैं, पोटैटोज को आप काटोगे, उसमें ऑयल में उनको फ्राई करोगे, नमक डालोगे, ठीक है, पूरा प्रोसेस करोगे, उसके बाद यू विल गेट द बनाना चिप्स और सॉरी पोटैटो चिप्स, है ना। तो ये सब चीजें आपको कब मिलेंगी, जब आप उसको नेचुरल रिसोर्स को या रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट करोगे। तो वो क्या कर रहा है, वो बस एक एडिशन कर रहा है ना। पोटैटो एक सप्लीमेंट है, इट इज सप्लीमेंटिंग द फिनिश्ड गुड। वैसे ही जो एनर्जी है, अब सिर्फ एनर्जी होगी तो उसका क्या फायदा। एनर्जी को जब तक आप यूज नहीं करोगे, एनर्जी आपको ताकत दे रही है ना, ताकत करके आप काम करोगे, द एंड प्रोडक्ट इज वर्क। एनर्जी होगी तो आपको फायदा क्या हो रहा है, यू कैन वर्क, ठीक है। वैसे आप कोई प्लान कर रहे हो, प्लान एग्जीक्यूट करके यू हैव टू रीच द एंड, यू हैव टू फिनिश योर गोल, या यू हैव टू रीच योर गोल। तो ये सब चीजें जो है ये किसी और चीज को सर्व कर रही है, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है। और इंट्रिंसिक वैल्यू कौन सी होती है, जो कि खुद में ही फिनिश्ड है। अब अगर सच है, ठीक है, द ट्रुथ, जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है ना। अब ट्रुथ से कुछ और तो नहीं हो रहा, गुड है, जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, गुड से कुछ और तो नहीं हो रहा, जो ब्यूटीफुल है वो ब्यूटीफुल है, इट इज मतलब ये खत्म है, यहाँ पे सुंदर है तो है, बस खत्म, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है। तो अब देखो यहाँ पर हम ये चीजें क्यों समझ रहे हैं, ताकि हम इम्पेरिकल और नॉर्मेटिव में डिफरेंस पता कर सकें, ठीक है। जो हमारी नॉर्मेटिव स्टेट है ना, स्टेटमेंट है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे बेस्ड है। इंट्रिंसिक वैल्यू कौन सी, जो खुद में ही फिनिश्ड है, ठीक है, जिनका खुद में ही एक महत्व है उन चीजों का। जैसे कि जो ट्रुथ है, गुड, ब्यूटीफुल, ये एग्जांपल्स हमने पढ़ी ना। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स इन चीजों के बारे में हमें पढ़ाती है, जो कि खुद में ही इंट्रिंसिक है। जैसे जो ट्रुथ है, अब ट्रुथ जो है वो एक फिनिश्ड स्टेटमेंट है, एक फिनिश्ड चीज है। तो जब हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो मतलब हम नॉर्मेटिव चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। और जब आप इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू के बारे में पढ़ते हो कि ऐसी वैल्यूज जो कि किसी और वैल्यू को सर्व कर रही हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, एवरीबॉडी ऑट टू वोट इन इलेक्शन इन ऑर्डर टू मेक डेमोक्रेसी वर्क। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑट टू आ गया। अब ये ऑट टू सुनने से लग रहा है कि ये तो नॉर्मेटिव है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑट टू है। ऑट टू तो हम नॉर्म्स में पढ़ते हैं, लेकिन आप इस स्टेटमेंट को समझो, एवरीबॉडी ऑट टू वोट इन इलेक्शन इन ऑर्डर टू मेक डेमोक्रेसी वर्क। डेमोक्रेसी को वर्क करवाने के लिए आपको वोट करना पड़ेगा। तो ये कौन सी वैल्यू यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। क्योंकि वोट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एंड चीज क्या है कि हमें डेमोक्रेसी को वर्क करवाना है, ठीक है। ये खुद में वोटिंग करना फिनिश्ड चीज नहीं है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, तो ये हम क्या बोलेंगे कि ये इंपेरिकल है। बेशक इसमें ऑट टू यूज हुआ है, बट इट कान बी सेड कि ये नॉर्मेटिव है, इट इज नॉट नॉर्मेटिव, इट इज इंपेरिकल, ओके। तो ये इसलिए हमने ये कंसेप्ट पढ़ा ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि अगर ऑट टू आ गया तो हाँ ऑट टू देख लिया तो बस ये तो नॉर्मेटिव ही हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंपेरिकल स्टेटमेंट में ऑट टू हो बट उसकी सेंस इंपेरिकल बन रही हो। इसीलिए हमें किस कंसेप्ट पे फोकस करना है, इंट्रिंसिक वैल्यूज और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में क्या क्रिटिसिज्म मिला है, ठीक है। जो नॉर्मेटिव अप्रोच के क्रिटिक्स हैं, ठीक है, वो एम्पेरिकल अप्रोच को सपोर्ट करते होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो वो क्या कहते हैं कि जो एम्पेरिकल अप्रोच है वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसका कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है, ठीक है, कि क्या चीज हो रही है, जो रियलिटीज है उस पे फोकस करती है। लेकिन जो नॉर्मेटिव है वो बस सब्जेक्ट पे फोकस करती है कि किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है वो उनको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन किसके बारे में बात हो रही है, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है हमारा मेन, वो उस चीज पे फोकस करती है सिर्फ, ठीक है। और क्या चीजें उस टॉपिक को इम्पैक्ट कर रही हैं, क्या उसका नेचर है, क्या उसके आगे पीछे की चीजें, उन सबको वो इग्नोर करती है। इट ओनली फोकसेस ऑन द मेन टॉपिक। तो टी.डी. वेल्डन क्या कहते हैं अपनी वोकैबुलरी ऑफ पॉलिटिक्स बुक में, he says that political philosophy is like a matter of
टेस्ट, ठीक है, मैटर ऑफ टेस्ट, वन कैन ओनली स्टेट वन टेस्ट एंड गो अवे। वो क्या कर सकते हैं कि आप लोग, सबका अपना अपना टेस्ट है, कोई भी इंसान बस दूसरों का टेस्ट सुन सकता है, समझ सकता है, दे कैन गो अवे। अगर आप आर्ग्यू करने लग जाते हो तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी जगह सही होते हैं, सभी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी ठीक होती है, और आप कोई एक आइडियोलॉजी नहीं क्रिएट कर सकते। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मेटिव में ये चीज करना स्टार्ट हो जाते हो कि किसकी आइडियोलॉजी, किसकी थ्योरी ठीक है, किसकी थ्योरी नहीं है, तो आप किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाओगे। यू कैन जस्ट हेयर टू ऑल द थ्योरीज, उन सबको मिक्स करके यू कैन रीच टू एन एंड, तो जिससे आपको क्या होगा कि आप एक थोड़ा बेटर एंड पा सकते हो, ठीक है, बट यू कैन नॉट रीच अ कंक्लूजन, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग, ठीक है, ये सब जो कैटेगरीज है ये इंपेरिकल की हैं, ठीक है, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ये चीजें इंपेरिकल में देखने को मिलती हैं, हमें नॉर्मेटिव में देखने को नहीं मिलती है। नॉर्मेटिव क्या है, वो कंडीशनल है, जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो राइट या रॉन्ग डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। कि अगर मान लो कि किसी को जान से मार देना गलत चीज है ना, लेकिन अगर सिचुएशन ही ऐसी है कि उस इंसान को जान से मारना ही पड़ना था, कि नहीं, अगर उसको नहीं मारते तो वो और ज्यादा लोगों की जान ले लेता, तो उस सिचुएशन में उसकी जान लेना ठीक था, तो वो कंडीशनल हो जाता है, वो नॉर्मेटिव हो गया ना, वहां पर हमने वैल्यू को समझा, ठीक है, एक इंसान की जान की कीमत को समझा, हमने प्रैक्टिकली नहीं देखा, हमने उसको इमोशनली देखा कि अगर हमने इसको नहीं मारा तो बाकी लोगों की जान चली जाएगी, इन सब मासूम लोगों की जान चली जाएगी, तो वो हमने अपनी मॉरल वैल्यूज को, हम अपने नॉर्म्स को देखकर हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना रूल चेंज कर दिया। तो यही चीज है कि जब नॉर्मेटिव है वहां पर कंडीशंस पे वो बेस्ड होता है। उसके बाद अगर आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करो तो ये ज्यादातर टेंटेटिव होते हैं, ठीक है, टेंटेटिव मतलब कि नो वन कैन क्लेम टू हैव फाउंड द फाइनल ट्रूथ। आप नहीं बोल सकते कि किसी को कोई फाइनल ट्रूथ मिल गया या फाइनल हम इसके फाइनल चीज तक पहुंच गए, वो चीज आप नहीं बोल सकते, ठीक है, सबका अपना अपना सच है और अपना अपना अपनी अपनी जगह सारे लोग सही होते हैं। Scientific principles in spheres of nature as well as society can be treated as valid until they are falsified by some new discovery. अब यहाँ पर देखो, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि वो अपने आप में ना, मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल से कि वो ना बिल्कुल परफेक्ट है ना, मतलब वो ना एक कंक्लूजन, मतलब प्रैक्टिकल वे में एक कंक्लूजन जो निकाल देते हैं वो फाइनल होता है ना, वो उनका फाइनल आंसर होता है, और जो नॉर्मेटिव होता है वो फाइनल आंसर तक कभी नहीं पहुंच सकते। लेकिन जो सच है वो क्या है कि एक साइंटिफिक प्रिंसिपल, मान लो कि वो एक कंक्लूजन तक पहुंच भी गए, ठीक है, उन्होंने एक चीज को टिका दिया कि हाँ ये फाइनल है, इस चीज को फाइनल कर दो, ये ऐसे ही चलेगा, है ना, जैसे मैथ्स का फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला वैसे ही यूज होगा, वैसे ही जो साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं वो कहते हैं कि हम एक ट्रुथ बताएंगे, एक कंक्लूजन बताएंगे और वो वैसा ही रहेगा, वो हर सिचुएशन में वैसे ही अप्लाई होगा। लेकिन स्टडी क्या कहती है कि जो एम्पिरिकल स्टडीज है या जो हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो जो वैलिड कब तक रहते हैं, जब तक कि कोई न्यू थ्योरी आके उनको फॉल्सिफाई नहीं कर देती, ठीक है, एक फॉर्मूला तब तक सही रहता है वहां पर जब तक कि कोई न्यू थ्योरी नहीं आएगी, वो इस फॉर्मूले को गलत प्रूफ नहीं कर देगी, तब तक वो चलेगा, फिर कोई न्यू थ्योरी आएगी वो इसको गलत प्रूफ करके अपना न्यू फॉर्मूला क्रिएट करेगी और फिर वो चलेगा। तो देखा जाए तो साइंटिफिक स्टडी भी स्टेबल नहीं है, बट दे प्रिटेंड टू बी स्टेबल, ठीक है, वो दे क्लेम टू बी स्टेबल, बट ऐसा सच्ची में नहीं है। अब एम्पेरिकल अप्रोच जो है वो लार्जली डिस्क्रिप्टिव होती है ना, डिस्क्राइब करती है चीजों को, जो नॉर्मेटिव है वो प्रिस्क्रिप्टिव होती है, दे प्रिस्क्राइब, दे प्रिज्यूम थिंग्स, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, दे ओनली प्रिस्क्राइब इट, ठीक है। एम्पेरिकल स्टडी क्या करती है, दे डिस्कवर लॉज दैट आर अनऑल्टरनेबल, ठीक है, कि जिनको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, जो कि फाइनल है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है अगर साइंस का, तो यू कैन नॉट ऑल्टर इट, आप इसका कोई और लॉ नहीं बना सकते, ग्रेविटी का लॉ जो है वो
वैसा ही रहेगा। उसी तरीके से वो पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ ऐसे लॉज बनाना चाहते हैं जो कि बिल्कुल सही साबित हो हर सिचुएशन में कि ये फाइनल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट ऐसा असली में नहीं होता है। ठीक है। और नॉर्मेटिव अप्रोच में अगर आप देखो तो लॉज प्लस कंडीशंस दैट आर ऑल्टरनेबल, वो ना अलग अलग लोग अपने अपने थ्योरीज दे रहे हैं और सारे बोल रहे हैं कि जैसे गवर्निंग प्रॉपर्टी के अलग अलग लॉज हैं, पब्लिक ऑर्डर के अलग अलग लॉज, तो ऐसा नहीं है कि एक को इन्होंने पत्थर की लकीर बना दी तो वो वैसा ही है, वो चेंज भी हो सकते हैं। नॉर्मेटिव इस चीज को लेके लिबरल रहता है कि आप इसको ऑल्टर कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर जो चैंपियंस हैं एम्पेरिकल अप्रोच के, ठीक है, जो अभी हम कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस के जो चैंपियंस हैं, वो क्या, वो ना वोकल इन क्रिटिसाइजिंग द नॉर्मेटिव अप्रोच। ठीक है, वो ना बहुत ही खुल के नॉर्मेटिव अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि नॉर्मेटिव अप्रोच इनसे पहले की है ना, तो वो जो ऑलरेडी चीजें बोली गई है, कंटेम्प्रेरी अप्रोच आई ही इसीलिए है क्रिटिसाइज करने के बाद नॉर्मेटिव को। ठीक है, उनको लगा कि यहाँ पर साइंटिफिक वैल्यूज की कमी है, फिर उन्होंने साइंटिफिक वैल्यूज को यूज करके अपनी अप्रोच दी। तो यहाँ पर वो क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मेटिव अप्रोच में देखो तो वहां पर ऐसा कुछ ज्यादा एम्पेरिकल अप्रोच को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। दे जस्ट गिव देयर थ्योरीज, वो किसी के क्रिटिसिज्म पे बेस्ड नहीं है। लेकिन अगर आप कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस या एम्पेरिकल अप्रोच की बात करें तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच। ठीक है, अब ये कुछ डिस्टिंक्शन है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर ये एम्पेरिकल अप्रोचेस के बारे में है, ये नॉर्मेटिव, ये सब कुछ हमने कर लिया है। यहाँ पे इशू अगर देखा जाए तो जो एम्पेरिकल है वहाँ पर एम्पेरिकल अप्रोच है, यहाँ पर नॉर्मेटिव अप्रोच है। चीफ कंसर्न यहाँ पर फैक्ट्स पे रहता है, यहाँ पर वैल्यूज पे रहता है। इंक्वायरी का फोकस किस पे है, यहाँ पर रियल इंक्वायरी, यहाँ पर आइडियल इंक्वायरी। ठीक है, उसके बाद ये डिजाइन है डिस्कवरी के लिए, ये डिजाइन डिटरमाइन करने के लिए चीजों को। ठीक है, नेचर कैसा है, यहाँ पर साइंटिफिक और डिस्क्रिप्टिव नेचर है, यहाँ पर क्रिटिकल और प्रिस्क्रिप्टिव, अपने माइंड से प्रिस्क्राइब करना चीजों को। ठीक है, उसके बाद ये बेस्ड है साइंस, एक्सपीरियंस और लॉजिक पे, ये है स्पेकुलेशन और लॉजिक पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो इंक्वायरी है वो वेरीफाइएबल है, यू कैन वेरीफाई इट, उसको प्रूव कर सकते हो आप। यहाँ पर डिबेटेबल है, यू कैन ओनली डिबेट, कि ऐसा नहीं मेरे को ऐसा लगता है, वो कहेगा मेरे को ऐसा लगता है, कोई और कहेगा मुझे ऐसा लगता है, तो आप सिर्फ डिबेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर यू कैन वेरीफाई इट, यू कैन प्रूव इट। ओके, उसके बाद क्राइटेरिया और ऑफ वैलिबिलिटी, इट इज ट्रू और फॉल्स, कि आप सही या गलत का यहाँ पर सीधा 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 कि क्या चीज ट्रू है, क्या चीज फॉल्स है, कैसा होता है कैसा नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर राइट एंड रॉन्ग, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वो चीजें हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डिफरेंस एम्पेरिकल एंड नॉर्मेटिव अप्रोचेस का। So this is it for today's video guys. I hope you are clear with the concepts. So this was the starting of different approaches of political science. इसमें हमने कुछ basic terms, कुछ basic concepts समझे हैं, और next video में in next video we will study the classification of approaches. ठीक है, जिसमें हम traditional approaches और contemporary approaches को cover करेंगे। एक video में हम traditional approaches cover कर लेंगे and in the next video we will cover the contemporary approaches. Thank you so much for watching this video guys. I hope you liked today's video. If you liked it, do like, share and subscribe to my YouTube channel. I'll see you soon in my next one. Till then, take care, keep studying, keep watching videos. Bye bye.